दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं और सवाल भी बेहद तीखे हैं। क्या इस देश में सिस्टम एक फ्रॉड सिस्टम चल रहा है? इस देश के भीतर की इकोनॉमी क्या चंद हथेलियों को भरने भर के लिए ही चल पा रही थी? क्या इस देश के भीतर में इकोनॉमी और सिस्टम के बीच कुछ ऐसा तालमेल था जिस तालमेल को बनाए रखने के लिए ही राजनीतिक लोकतंत्र को इस देश में जिया जा रहा था? और राजनीतिक सत्ता एक तरह का चेक एंड बैलेंस अपने सुविधानुकूल बनाकर चलती रही है, जिसके जरिए हर 5 बरस के बाद जनता वोट डाले और इस एहसास को जी ले कि दरअसल उसने जिन्हें चुना है वह अब उसकी रक्षा करेंगे, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उन्हीं के लिए काम करेंगे। क्या वाकई कुछ ऐसे सवाल आपके जहन में हैं? क्योंकि आज जिन बातों का हम जिक्र आपसे करना चाहते हैं उसमें बहुत साफ है, इस देश का सिस्टम एक फ्रॉड सिस्टम था। इस देश की इकोनॉमी उस फ्रॉड सिस्टम को जिलाए रखने के लिए चल रही थी। इस इकोनॉमी और इस सिस्टम को चलाने वाली राजनीतिक सत्ताओं ने इस देश को भरपूर लूटा है और इनके पास अब ऐसा कोई विजन नहीं है जिसके जरिए इस देश की इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाया जा सके या फिर सिस्टम भी दोबारा चालू किया जा सके। और अगर मौजूदा राजनीतिक सत्ता से आपको कोई उम्मीद है, कोई आस है, तो आज आप अपने भ्रम को तोड़ लीजिए। और खासतौर से वह युवा जो नौकरी की आस लगाए सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है और बार बार सोच रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं भर्तियों का कुछ ना कुछ चीजें पैदा तो कर ही देगी, कहां से करेगी, कैसे करेगी। हमने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि इकोनॉमी धराशायी हो गई। हम कह रहे हैं कि जब इकोनॉमी कुछ ठीक भी थी तब भी इस देश के भीतर में उतनी भर्तियां क्यों नहीं हुई जितनी भर्तियों का रिकमेंडेशन इस देश के सिस्टम ने पहले से ही किया हुआ था। देश के भीतर में जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनके मातहत जो भी मंत्रालय चल रहे हैं उसमें भी भर्तियों की कमी है, वैकेंट पोस्ट पहले से हैं। यानी इस देश में अभी कोई नई भर्ती करने के लिए कुछ नई चीजें सरकार को जद्दोजहद कर सैंक्शन नहीं करनी है, बल्कि जो सैंक्शन पोस्ट पहले से चली आ रही है, अगर उसके बारे में हम आपसे यह कहें कि लाखों पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और सरकार उसको इसलिए नहीं भरती रही क्योंकि सरकार की अपनी सुविधा कम हो जाती या सरकार के पास यह समझ ही नहीं है कि जब एक बड़ी तादाद में पूरा सिस्टम लोगों को जोड़कर काम करने लगेगा तो वो सिस्टम कहीं लोगों के हित को तो नहीं देखेगा। और फिर राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल उस सिस्टम के भीतर भर्तियों को लेकर ही अपनी सुविधानुसार हर राजनीतिक पार्टी अपने लोगों की नियुक्तियां गाहे बगाहे करती रहेगी। और यह दिखाने के लिए है कि इस देश के अलग अलग राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं, जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम हो या यूजीसी के जरा यूपीएससी की परीक्षा ली जाती हो, आईएएस की परीक्षा हो, आईपीएस की परीक्षा हो, ये सारी चीजें दिखावटी तो नहीं थी कहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है। और आज इस हकीकत को समझ लीजिए, क्योंकि शुरुआत में हमने इस बात का जिक्र किया कि पहले युवा समझे। युवाओं को यह समझना होगा कि किस तरीके से कितने पद सरकारी विभागों में ही खाली है जो सीबीआई और ईडी, जिसका नाम इस दौर में सबसे ज्यादा लिया जाता है, कि वह तो विपक्षी नेताओं के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती है और विपक्षी नेता उसके बाद रेंगने लगता है। कॉर्पोरेट के दरवाजे पर पहुंच जाती है, कॉर्पोरेट वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। व्यापारियों के दरवाजे पर पहुंच जाती है, वो बेचारा नतमस्तक हो जाता है, कोई क्या करे। यहां तक कि मीडिया संस्थान भी सीबीआई और ईडी का नाम छोड़कर ही डरने लगते हैं। सीबीआई के भीतर में 22% पद खाली पड़े हैं। ईडी के दफ्तर के भीतर में जो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, सिर्फ 36% की नियुक्ति हुई है, यानी 64% पद खाली पड़े हैं। और अलग अलग जगहों पर सरकार ने जो जवाब दिया है कि कितने पद उसके मातहत का खाली पड़े हैं, जो केंद्र सरकार है, उसमें पार्लियामेंट में दिया गया जवाब या अन्य जगहों पर दिया गया जवाब, उसकी जानकारी जब हमने कलेक्ट की तो जानकारी मिली कि केंद्र सरकार के मातहत 4,20,541 पद खाली पड़े हैं। इसमें 54 मंत्रालय भी हैं जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, इसमें पीएसयूज भी हैं। यानी केंद्र सरकार के मातहत वो आज चाहे तो 4,20,541 पदों को भर सकती है। और राज्यों की स्थिति और बुरी स्थिति है। राज्यों में अगर एक एक करके आप चलते चले जाइएगा और केंद्र सरकार के कुछ हिस्से को भी इसमें मिला लीजिएगा तो बात हम शुरू करते हैं
शिक्षकों से। शिक्षकों का जिक्र तो बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षक होना इस देश के भीतर में बड़ा गुरु का काम माना जाता है। और इस देश में जो सरकार के आंकड़े बताते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचरों में 10 लाख पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, इस देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें से 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो डाटा हमने कलेक्ट किया, पता किया 6000 पद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली पड़े हैं। 363 स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसका जो डाटा कलेक्ट किया, पता चला 63,000, 63,000 पद वहां पर खाली पड़े हैं। कोई फिक्र नहीं है कि क्यों पद को भरा जाए। पुलिस विभाग इस देश के भीतर में जो पूरे देश में है, उसमें सबसे ज्यादा पद, 1 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1.5 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं। और पूरे देश को मिला दीजिएगा तो 5,49,000 पद वहां पर खाली पड़े हैं, जो नौकरियों को आप दे सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो देश भर में चलते हैं, उसमें लगभग 1,22,000 पद खाली पड़े हैं। और IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और NIT, इसको अलग से देखिए तो 6,000 पद यहां भी खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल जो देश में 36,000 सरकारी अस्पताल हैं, उसमें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। और जितनी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उसमें 14 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, टेक्निकल तौर पर 14% पद अभी भी रिक्त पड़े हैं, और लगभग 44% नॉन टेक्निकल, वह भी खाली पड़े हैं। हम शिक्षकों का जिक्र कर रहे हैं, कल तो शिक्षक दिवस ही है, 5 सितंबर की तारीख है कल। और हमको लगता है एजुकेशन में अगर आप चले जाइए तो इस देश के भीतर में IIT को बेस्ट माना जाता है। IIT में हमको लगा कि 7 IIT का डाटा हमने कलेक्ट किया। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT BHU। इन सभी की स्ट्रेंथ, अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन 60,000 है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ। और इसमें जो फैकल्टी की जरूरत है वो तकरीबन 5,887, 5,887 फैकल्टी होनी चाहिए। लेकिन जो भर्तियां, जो फैकल्टी है वो कितनी है? वो सिर्फ 3,487 है, यानी 2,401 फैकल्टी खाली पड़ी है, यानी 41% खाली पड़ी है। और 41% तो एक एवरेज है। दिल्ली और खड़गपुर में की IIT में तो 45% रिक्त पद पड़े हुए हैं। गुरु की नियुक्ति नहीं है, छात्रों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये जहन में रखिएगा। और इसके बाद इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो एम्प्लॉय जो पढ़ाते हैं, वहां पर जो रेगुलर नहीं है, उनकी संख्या सोचिए कितनी होगी। उनकी संख्या 6.5 लाख से ज्यादा है। और 6.5 लाख वो लोग हैं जो कि परमानेंट नहीं है। और इस दौर में उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही होगी कोई नहीं जानता है। उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जो रेगुलर की तादाद है इस देश के, पूरे देश के भीतर में, तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज में, उनकी संख्या देखिए कैसे बढ़ती है। 2014 में 10,50,000 थी, 2015 में 12,50,000 है, और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 18 लाख के लगभग देश भर में पढ़ाने वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हैं छात्र। लेकिन हमारा सिस्टम इस दौर में इतना चरमरा गया कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जर्जर नजर आने लगा। यूनिवर्सिटीज के भीतर, कॉलेजेस के भीतर अपने छात्रों से जुड़ने के लिए कोई सिस्टम, डिजिटल सिस्टम तो दूर की बात है, मोबाइल तक कितने इलाकों में किस रूप में मौजूद है जो अपने कॉलेज से लोग को जोड़ दे, यह भी दूर की गोटी है। इस प्रोफेशनलिज्म का जब हम जिक्र कर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में अगर इस देश के एजुकेशनिस्ट का हाथ है, तो हमको लगता है प्रोफेशनलिज्म में एक जिक्र हमको आज वकीलों का करना चाहिए। क्योंकि इस देश में एजुकेशन, वकील, पत्रकार, इनको लगते रहा कि कोई भी स्थिति रहेगी हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम या तो चीजों को बनाते हैं या बिगड़ी हुई चीजों को ठीक लाने के लिए एक आस पैदा करते हैं, और हमारा रोजगार तो चलता रहेगा। लेकिन पहली बार जिन 8-8.5 लाख शिक्षकों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर भी पानी फिर गया है। कैसे मिलेगा? और आने वाले वक्त में, अभी तो DRS अलाउंस काटा गया और बाकी सुविधाएं काटी जा रही हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाने वाले, आने वाले वक्त में हो सकता है उनके भी वेतन के लाले पड़ जाए सरकार के पास, जो स्थिति हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म हुआ है। एडवोकेट्स की तादाद इस देश में लगातार बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि सारे काम इस देश के भीतर में तो न्यायपालिका के साथ ही होते हैं।
इतनी बड़ी तादाद में हर दिन केसेस जाते हैं निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हमने पिछले 5 साल का औसत जब निकाला तो पता चला सुप्रीम कोर्ट अगर हर साल 1 लाख मामलों को निपटा देती है तो 1 लाख से ज्यादा नए मामले उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वकीलों को पैसा मिलता है, वकील वहां पहुंचते हैं, वहां पर जो खरीदी जाती है किताब कॉपी, वो कागज खरीदी जाता है, टाइप किया जाता है। आप किसी भी अदालत में चले जाइएगा तो मुंसिफों की भीड़ होगी। सबकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए क्योंकि इस दौर में न्यायपालिका भी ठप पड़ चुकी है पूरे देश के भीतर में। उनकी संख्या कितनी है यह जानिए। इससे पहले जब हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, हाई कोर्ट का भी जिक्र सुन लीजिए। हाई कोर्ट में लगभग हर बरस 12, 13, 14 लाख मामले निपटाए जाते हैं, लेकिन हर बरस 15 लाख नए मामले आ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप निचली अदालतों में जाते हैं, निचली अदालतों का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबोर्डिनेट लेवल का होता है, उसमें हर बरस तकरीबन 1.50 करोड़ से ज्यादा मामले निपटाए जाते हैं, लेकिन औसतन पिछले 5 वर्ष में हमने देखा लगभग 1.80 करोड़ मामले फिर से आ जाते हैं। इसीलिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह में 59,000 मामले लंबित पड़े हैं। हाई कोर्ट में तकरीबन 44 लाख मामले लंबित पड़े हैं और निचली अदालतों में जो डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट है वहां पर लगभग 3,14,000 मामले पड़े हुए हैं। यानी वकीलों की रोजी रोटी कैसे चल रही थी ये आप देख पा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में केस अगर फाइल होते हैं तो वकीलों की संख्या भी इस देश में बढ़ती चली गई। और इस देश में जब जब क्राइसिस होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा हो, घपले घोटालों का शोर हो, वकील इस देश में बढ़ते चले जाते हैं। इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर वकीलों को भी खड़ा करता है, अपने यहां वकीलों को रखता है। और इस दौर में तो वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्या खूब बढ़ी है। इस सरकार ने भी एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आप बिना वकील के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे आप जीएसटी से जुड़े हों या इनकम टैक्स से जुड़े हों या इन सब चीजों से ना भी जुड़े हों, चाहे वह कोई भी अपराध हो रहा हो। क्योंकि पार्लियामेंट में ही जब क्रिमिनल्स की भरमार हो, जो आरोपी हो, उन्होंने अपने शपथ पत्र में इस बात का जिक्र किया हो और उनकी संख्या हर तीसरे सांसद के साथ जुड़ती हो, तो आप कल्पना कर ही रहे हैं बिना वकील के देश चलता नहीं है। आज उनकी भी स्थिति नाजुक हो गई है और उनकी संख्या कितनी हमको लगता है बरस दर बरस बता दें। 2007 में इस देश के भीतर में 9,55,000 वकील हुआ करते थे, जो 2011-12 में बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गए और उसके बाद 2017 में इनकी संख्या 20 लाख हो गई और आज की तारीख में इस देश में तकरीबन 24 लाख वकील हैं। सबसे ज्यादा वकील उत्तर प्रदेश में है, जहां सबसे ज्यादा वकीलों की रोजी रोटी पर मार पड़ी है, बिहार और यूपी। बिहार और यूपी में तकरीबन आज की तारीख में वहां पर वकीलों की तादाद 3.5 लाख है और बिहार में तकरीबन 1.5 लाख है। यानी 5 लाख वकील बिहार और यूपी के आज कैसे रोजी रोटी चला पा रहे होंगे, यह भी एक सवाल है। और अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र एंड गोवा उसके बाद आता है, वहां पर भी तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा वकील है। वहां पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा में तकरीबन 70,000 से ज्यादा वकील हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 वकील हैं। गुजरात में लगभग 70,000 के करीब वकील हैं। दिल्ली जैसी जगह में जहां पर 2007 में 38,000 वकील थे, आज की तारीख में 63,000 वकील हो गए हैं। 2014 में इनकी संख्या 55,000 वकीलों की थी। यानी वकील बढ़ते चले गए, लेकिन सिस्टम अचानक ऐसा चरमराया इस देश के भीतर में, हर प्रोफेशनल के सामने मुश्किल आ गई। जर्नलिस्टों की तादाद भी ले लीजिए, इस देश में जितने भी अखबार, प्रोडिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज चैनल, स्ट्रिंगर, सबको जोड़ दीजिएगा तो उनकी तादाद भी तकरीबन 15 लाख बैठेगी इस देश के भीतर में। इतनी बड़ी संख्या में लोग जर्नलिज्म या ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं। आज की तारीख में उनके सामने भी मुश्किल आ गई है। और इतना ही नहीं, जो सरकार पर टिके हुए थे, जो कि डीएवीपी से विज्ञापन मिल जाएगा, विज्ञापन तो मिल जा रहा है लेकिन उसकी एवज में पैसा नहीं मिल रहा है। एक अजीबोगरीब संकट है इस देश के भीतर में। और अजीबोगरीब से मतलब सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, उस सिस्टम का है, जिस सिस्टम को आपने खड़ा ही इस रूप में किया कि इकोनॉमी चलती रहे और इकोनॉमी को इस तरीके से आपने चलाया कि प्रोफेशनल्स को, अलग अलग तरीके से लोगों, सिर्फ उनकी रोजी रोटी चलती रहे। और उस रोजी रोटी के चलने का पैमाना हो सकता है वो अलग अलग हो। एक वकील 100 रुपए कमाता है, एक वकील 10 लाख रुपए भी कमा लेता है। एक ही पेशी में सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पेश होते हैं वो 40 से 50 लाख तक लेते हैं, जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं वहां पर। हाई कोर्ट में भी लगभग 25 लाख एवरेज बनता है जो लोग पेश होते हैं दिल्ली जैसी जगह में। बिहार में ये कम है, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह है कि एक सिस्टम जो हमारा था वो पूरी तरीके से चरमरा गया है।
और इतनी बड़ी परिस्थिति अगर इस देश के भीतर में पैदा हो गई है, तब हमको लगता है अब आपको यह जानना चाहिए कि ऐसे में क्या वाकई सरकार के पास कोई विजन है, या ये सरकार के पास इतना विजन है कि किसी तरीके से अपनी जिंदगी रहते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें लोग सिर्फ उम्मीद पाले रहें। और उम्मीद पालने का मतलब क्या होता है हमको लगता है जी अभी जानिए, क्योंकि भारत के भीतर का एक तो अनूठा सच है, भारत में दुनिया में सबसे कम टैक्स पेयर हैं। भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा की तुलना में टैक्स पेयर की संख्या भी एवरेज सबसे बड़ा गैप है। और इस वक्त जब हम आपसे इन बातों का इस बात आधार पर जिक्र कर रहे हैं कि भारत में सिस्टम अब भारत को दो तरीके से बनाने का हो गया है। एक भारत ऐसा बनाइए जो पैसे वालों का हो। अब इसको बहुत ही पहले ये सिस्टम काम करता था, अब ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइज ऐसे कर रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के लिए हो और प्राइवेट सेक्टर उन लोगों को सुविधाएं मुहैया कराए जिनके पास पैसा है। और जो बड़ी जनता है इस देश के भीतर में, जैसे इस क्राइसिस के दौर में 80 करोड़ लोगों को सरकार ने कहा कि हम 5 केजी अनाज देंगे। 5 केजी अनाज 80 करोड़ लोगों का साल भर का खर्चा 2.25 लाख करोड़। लेकिन बाकियों के लिए उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। बाहर क्राइसिस होता चला गया, मिडिल क्लास क्राइसिस में, व्यापारी क्राइसिस में, कॉरपोरेट क्राइसिस में, सब क्राइसिस में आते चले गए। लेकिन चूंकि हमारी डेमोक्रेसी उस 80 करोड़ लोगों पर टिकी हुई है जिनको जिंदगी जीने के लिए 2 जून की मोरोटी मुहैया सरकार करा दे, तो फिर संविधान भी दफन करने की स्थिति में यह सरकार आ सकती है और कह सकती है कि लोकतंत्र का मतलब तो वोट डालना है, बस यही है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कमोवेश अब जो सिस्टम हमारे सामने उभर कर आ रहा है, जब हमारा पूरा सिस्टम डूब गया, इकोनॉमी डूब गई, तो डेवलप आप कैसे करेंगे, विजन कौन सा होगा। इस सरकार ने एक नया विजन निकाला कि जो भी हमारे हिस्से में यानी गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले, और वो जो 80-100 करोड़ की जनसंख्या इस देश के भीतर में जो कि 2 जून की रोटी की परिस्थिति में उनको लाकर हम खड़ा भी कर दें और 2 जून की रोटी उनको देते भी रहें, क्योंकि बाकी दूसरी तरफ जो 20-25 करोड़ लोग जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, जो किसी तरीके से पूरे परिवार के साथ इस देश की उस इकोनॉमी को जिंदा रखेंगे जिसमें वह अपने मुनाफा कमाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे, सरकार उस टैक्स के जरिए इन 100 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और बाकी सुविधाएं या मिड डे मील इसको दे देगी, या फिर मनरेगा को पैसा कुछ दे देगी। इसी हिसाब से यह देश चलता रहेगा। मनरेगा 25 करोड़ लोग जोड़े हैं, बजट 1 लाख करोड़, मिड डे मील 11 करोड़ बच्चों को भोजन मिलता है, बजट 10,000 करोड़। इसी तरीके से अब चीजें जो बांटनी शुरू हुई है उसमें हमको लगता है उदाहरण से शुरुआत किया जाए रेलवे से, क्योंकि रेलवे दुनिया में भारत के पास सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर दिन तकरीबन 2.25 करोड़ लोग यहां सफर करते हैं रेलवे से। भारत सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ा है उसने बड़ा अच्छा कल्पना की है। उसने कहा था जो पैसे वाले लोग हैं वह बार बार रोना रोते हैं, भोजन ठीक नहीं मिलता है, बेडिंग ठीक नहीं मिल रहा है, ये सुविधा नहीं है वो, तो उनके लिए एक सुविधा वाली ट्रेन ही प्राइवेट सेक्टर को दे दो। वही तय करेंगे कितना किराया लेना है, वही तय करेंगे कितनी सुविधा देंगे, और उनके जरिए हम उनसे टैक्स ले लिया करेंगे, उनसे कमीशन ले लेंगे और वो पैसा हम बाकियों में कहीं डाइवर्ट कर देंगे। ये नया तरीका, यानी एक भारत के भीतर में 2 भारत एक नई पॉलिसी के तहत आएगी। क्योंकि जो रेलवे के लिए जो पहले शुरुआत में जिन रेलवे स्टेशंस को चुना गया है जरा वो सुनिए। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हावड़ा, पटना, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इसके अलावा कोई स्टेशन नहीं चुना गया है। यहां से प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। इसके लिए जो प्राइवेट ट्रेन देने वाले कौन सी पार्टीज है, भारत की 3 पार्टी निकल कर आई है। पहली अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, दूसरी टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा, थर्ड एसएल ग्रुप जिनका जी भी है चलता है। अब सवाल यह है कि इसके अलावा 2 विदेशी कंपनियां भी दिखाने के लिए लाई गई है, बॉम्बार्डर और मैक्यावरी, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन से भी जो जुड़ रहे हैं उसमें वो तमाम कॉरपोरेट मित्र हैं सरकार के जिनको ठेका दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2023 तक ये पहला राउंड पूरा करना है। इसके लिए पहली बार एक बोर्ड जो पहले बनाया गया था नेहरू काल में, जो रेलवे बोर्ड बना था, उस बोर्ड का काम यह होता था कि वो निर्णय जो रेलवे के बारे में लेगी वह कम से कम जनता से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं। अब इस रेलवे बोर्ड को इसका कोई मतलब नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया और अब कंपनी की तरह पूरे रेलवे को चलाने की सोच पैदा हो गई है। यानी प्राइवेट अभी चंद ट्रेनों को कर रहे हैं, 100-125 ट्रेनों को कर रहे हैं, लेकिन पूरे रेलवे को ही आने वाले वक्त में कैसे ढालना, इसके लिए रेलवे
को एक सीईओ चाहिए, चेयरमैन चाहिए, अलग अलग विभागों को बांटा गया, उसमें कुछ मेम्बरान चाहिए प्राइवेट, जो एक कंपनी का तौर तरीका होता है। जैसे विनोद कुमार यादव को चेयरमैन और सीईओ का पद दे दिया गया है रेलवे में। मंत्री मायने नहीं रखता है अब, और सरकारी कर्मचारी भी नहीं मायने रखता है। अब मायने रखेगा जो प्राइवेटली जो नियुक्त किए गए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक शख्स को लाया गया, प्रदीप कुमार को, ट्रांजैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक के लिए लाया गया पीसी शर्मा को, ऑपरेशन और जो डेवलपमेंट बिजनेस का है उसके लिए पीएस मिश्रा को लाया गया, मंजुला रंगराजन को लाया गया फाइनेंस के लिए। यानी स्टाफ है, इंजीनियरिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, जो रेलवे बोर्ड का काम था, अब वो चीज़ें ध्वस्त हो गई। अब पूरे तरीके से नई चीज़ें चलेगी। इसका मतलब है पैसे वालों के लिए अलग से ट्रेन। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे एक लिहाज से इस देश के भीतर में हमारी एजुकेशन पॉलिसी डेवलप हो रही है, हमारा हेल्थ सिस्टम डेवलप हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में व्यवस्था की जा रही है कि जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट सेक्टर की पढ़ाई करें, वहाँ खूब पैसा है, और दूसरी तरफ सरकार सिर्फ उनकी जिम्मेदारी लेगी जिनके पास पैसा नहीं, और संयोग से उनकी संख्या इस देश में 100 करोड़ छू लेती है। बाकी तो कंज्यूमर है, ये तो कंज्यूमर आते नहीं है, और ये कंज्यूमर। इसी तरीके से हमारा हेल्थ सिस्टम भी है, क्योंकि आप एजुकेशन, हेल्थ, रेलवे, इन सब का जब बजट देखेंगे और उस पर जितने ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निर्भर हैं, जब आप ये देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सरकार कुछ खर्च नहीं करती है। सरकार सिर्फ कर्मचारियों को वेतन देती है, जो रिटायर हो जाते हैं उन पेंशन को वेतन देती है, और जो ठीक मरम्मत का काम होता है उसी पर पैसा खर्च करती है। बाकी सरकार के पास पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ये समझ रही है कि धीरे धीरे तो सारी चीज़ें इस देश में दफनी हो जाएंगी, कुछ बचेगा ही नहीं, किसी की भी उम्र तो कुछ तो होगी। तो इसीलिए अब उसने तय किया कि अब पैसे वालों से पैसा लिया जाए, पैसे वालों को पैसे के अनुरूप सुविधा दी जाए, और उसके जरिए जो टैक्स लगेगा, सारी चीज लगेगी, वो हम अपने पास लेंगे और उसके जरिए इस देश को चला लेंगे। यानी ये सरकार सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी, और वो सिर्फ 5 किलो अनाज की फिलॉसफी पे आ जाएगी। हम इन बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत के भीतर में जो लोग टैक्स देते हैं उनकी तादाद कितनी है, यह भी आपको जानना चाहिए। जो टैक्स पेयर है, पिछले साल लगभग 6 करोड़ 33 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबने टैक्स दिया, क्योंकि बहुतों की जो आय है वो टैक्स दायरे से बाहर है। और अब तो सरकार ने जब 5 लाख का दायरा कर दिया है, तो उसके बाद स्थिति इस देश में टैक्स वालों की बचती है 1 करोड़ 46 लाख। आप कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख लोग टैक्स देंगे। उस 1 करोड़ में से जो कमाई है, 5 लाख से 10 लाख की कमाई वाले लोगों की सालाना कमाई जो है उनकी संख्या 1 करोड़ है। जो 46 लाख है उनकी आय 10 लाख से ज्यादा की है, और इसमें स्थिति 2200 लोग ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ से ज्यादा अपनी आय दिखाते हैं। यह देश की पूरी फिलॉसफी है। इसी दायरे, यही लोग टैक्स देते हैं। इसी दायरे में आ जाइए जीएसटी को रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या तकरीबन मेरे ख्याल से इस वक्त आ गई है लगभग 1 करोड़ 35 लाख लोग हैं। लेकिन इस 1 करोड़ 35 लाख में जो टैक्स पेयर हैं लगभग 65 लाख, यानी आधे टैक्स पेयर फिर इसमें आ गए। तो आप ध्यान दीजिए, जीएसटी देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले, इन सबको मिला दीजिएगा, और इस देश के भीतर में जिनको सरकारी नौकरी में काम मिला हुआ है, जिनको प्राइवेट सेक्टर में काम मिला हुआ है, और जिनकी संख्या और जिनको वेतन 5 लाख से ज्यादा का है, उनकी संख्या कुल इस देश के भीतर में 2 से ढाई करोड़ की है। और यही 2 से ढाई करोड़ जीएसटी के दायरे में है, यही 2 से ढाई करोड़ लोग टैक्स के दायरे में है, और यह देश उन्हीं के भरोसे चल रहा है, और उन्हीं के आश्रय चल रहा है, और उन्हीं के जरिए चल रहा है। यानी एक सिस्टम जो चला आ रहा था जिसने इस देश को कोलैप्स कर दिया, पहली बार इन 2-2.5 करोड़ लोगों में से जब चीजें बिगड़नी शुरू हुई, जिसमें एक बड़ी संख्या वकीलों की 24 लाख, एक बड़ी संख्या शिक्षकों की लगभग 20-25 लाख शिक्षक हैं, जिसमें 18 लाख तो मान लीजिए वेतन मिल जा रहा है, बाकी 8 लाख को नहीं मिल पा रहा है। जर्नलिस्ट, हर प्रोफेशनल्स के सामने एक संकट है इस देश के भीतर में। सिस्टम ही डगमगा गया तो फिर वो काम कैसे करेगा। और आखिरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में जब आपके सामने एक सवाल आएगा कि क्या कोई उम्मीद पालें या नहीं पालें। देखिए, उम्मीद तो आप पाल सकते हैं कि हम 2 भारत बनाने जा रहे हैं, टैक्स वालों को थोड़ा और टाइट किया जाएगा, उनसे और पैसा लिया जाएगा, कॉरपोरेट को थोड़ा और, अपने मित्रों को कॉरपोरेट के, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन है उस भारत का जिसमें लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ये शब्द थे। अब भूल जाइए इन शब्दों को। अब आप सोचिए रोटी, रोजगार, मकान,
अब आप इस जिंदगी में घुसना शुरू कीजिए जहां पर आप न्यूनतम की जरूरत के लिए सरकार की तरफ देखें, और सरकार का विजन बहुत साफ है कि हम अपने तौर पर आपकी जिम्मेदारी तभी लेंगे जब आप 5 किलो अनाज के दायरे में आएंगे, या जनधन योजना के तहत आपके खाते में हम 500 रुपए डाल दें, तो हमारा सोशल इंडेक्स झटके में 100 करोड़ लोगों का खिसक के कहां आ गया। और ये जो 2-2.5 करोड़ लोगों का जिक्र जो हम आपसे कर रहे हैं, उनको परिवार के साथ जोड़िएगा तो 10-12 लाख लोग हो जाएंगे। यही सिस्टम हमारे यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 12-15 करोड़ लोगों के लिए ही काम कर रहा है। ये सच है। सरकार कुछ भी हल्ला करे, दुनिया के मंच पर करे, 130 करोड़ लोगों का हम लोग नेतृत्व करते हैं, जी नहीं, ये लोग सिर्फ नेतृत्व करते हैं और जीते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वही 15-20 करोड़ लोगों का। इससे बड़ा ये देश को बनाने की सोची ही नहीं गई। और जब पूरा इकोनॉमी धाराशाही हुई है तो फिर सिस्टम कैसा चरमराया है। लेकिन उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि यह देश हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया।